सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी पावर यानी कि कार्य शक्ति ऊर्जा शुरू कर लिया था और हमने ये भी जान लिया था कि कार्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है कार्य कब होता है, जब बल लगेगा और बल के कारण किसी वस्तु पर विस्थापन आ जाएगा, यानी कि व्हेन फोर्स इज एक्टेड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कैन से दैट यस द वर्क हैज बीन डन। यानी कि कार्य तभी होता है जब किसी वस्तु पर, यानी कि वर्क तभी होगा जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे एंड वो बॉडी डिस्प्लेस करे, यानी कि वो अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे। तो नाउ हमें पता तो चल गया था कि वर्क डन जो होता है, यानी कि जो कार्य होता है, वर्क डन होता है, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। पहला है फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना उसने विस्थापन किया है, कितना डिस्प्लेस हुई है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी कितनी दूरी तक या कितनी डिस्प्लेस विस्थापित हुई है अपनी जगह से। नाउ यहाँ पर इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लग रहा है, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आपने क्या किया, 5 न्यूटन का बल लगाया जिसके कारण वो वस्तु अपनी जगह से 2 मीटर आगे चली गई। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि एक वस्तु दे रखी है और यहाँ पर कितना बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं। जब आपने इस पे 5 न्यूटन बल लगाया तो ये वस्तु 2 मीटर आगे सरक के आ गई, यानी कि वो इस ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गई। नाउ हमसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, यानी कि हमसे कार्य पूछा है। तो जरा ध्यान से समझेंगे, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, बल लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, जिसके कारण जो वस्तु विस्थापित हो रही है, कितनी विस्थापित हो रही है, 2 मीटर का विस्थापना हो रही है। कितना विस्थापित हो रही है, ये 2 मीटर विस्थापित हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कितना विस्थापित हुई, 2 मीटर ये विस्थापित हुई, ठीक है। हमसे कार्य पूछ लिया, वर्क। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन हमारे पास कार्य का सूत्र होता है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना दे रखा है, 5 न्यूटन, है ना। फोर्स कितना दे रखा है, 5 न्यूटन, और हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 2। तो 5 दूनी 10, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो 10 न्यूटन मीटर यानी कि 10 जूल हमारे पास कार्य हुआ। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 10 जूल कार्य हुआ, ठीक है। तो कार्य निकालने के लिए हमने कुछ नहीं करना है, कार्य निकालने के लिए हमें बल को और विस्थापन को आपस में गुणा कर देना है। यानी कि टू कैलकुलेट द वर्क डन वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टुगेदर एंड वी विल ऑब्टेन द वर्क डन। सो वर्क इज नथिंग, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एक सरल और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाना चाहे तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, दैट्स इट, ठीक है। तो जब भी बल और विस्थापन का गुणन मतलब आपस में गुणा हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। और कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, या वर्क डन की यूनिट हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर होती है, जिसको ही हम जूल कहते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एंड देन फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आई होप ये सब क्लियर होगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या लगता है, वर्क डन काम करता है, ठीक है। ना हमें एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रखा है, जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रकार क्या होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करेंगे। जैसे हमारे पास माइनस वाला लिखा था वो भी हम उस पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है, कि माइनस क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, the displacement is 8 meter in the direction of the force. Let us take it as a force as on the object through the displacement. What is the work done in this case? तो क्वेश्चन कह रहा है जो एक बल है, 7 न्यूटन का बल लगा है और 7 न्यूटन के बल से कोई वस्तु विस्थापित हुई है। कितनी विस्थापित हुई है, 8 मीटर। यानी कि हमें क्या दे रखा है, बल दे रखा है 7 न्यूटन और हमें विस्थापना दे रखी है, इस वस्तु की विस्थापन हमें दे रखा है कितना, 8 मीटर का विस्थापन यहाँ पर है। आपसे पूछा है व्हाट इज, ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही दिशा में, यानी कि जहां आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में ये बॉडी सरक के भी जा रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है भाई कार्य क्या होगा। तो कार्य कैसे देखा जाएगा, कार्य देखा जाएगा बल गुणा विस्थापन, यानी कि 7 गुणा 8, तो 7 8 56, यानी कि 7 8 56 न्यूटन मीटर, जिसको हम 56 जूल कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है ना, ये हमारे पास वर्क डन है। तो हम कह सकते हैं 7 न्यूटन का जब फोर्स लगा जिसके कारण बॉडी 56 मतलब 8 मीटर डिस्प्लेस हुई है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिला है, हमें जो मिला है वर्क डन मिला है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा भी करते हैं।
तो हमेशा याद रखना, अगर फोर्स यानी कि जो बल है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही दिशा में हो, जैसे आप लोग ना क्या करते हो, आप लोग किसी टेबल को धक्का दे रहे हो, आपने किसी टेबल को धक्का दिया तो टेबल क्या करोगे, आप जिधर फोर्स लगा रहे हो यानी कि आप बल लगा रहे हो, उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, उसी डायरेक्शन में अगर आपका विस्थापन हो रहा हो, उसी दिशा में विस्थापन हो रहा हो, तो हम कहेंगे वर्क डन को ये पॉजिटिव वर्क होता है, इसको जो कार्य किया है वो धनात्मक कार्य किया है। यानी कि जब कार्य धनात्मक होगा तो क्या शर्त होनी चाहिए, शर्त होनी चाहिए बल और विस्थापन समान दिशा में होने चाहिए। क्या कह रहा हूं, ध्यान से याद रखना, बल और विस्थापन समान दिशा में यानी कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए, तभी हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर आप फोर्स लगा रहे हो और वस्तु उधर ही सरक के जा रही है, जैसे हम किसी ठेली पे धक्का दें, आप साइकिल को धक्का दो, है ना, आप किसी फुटबॉल को, बेसिकली फुटबॉल को ही धक्का दे लो या कुछ भी धक्का दो, ठीक है, तो धक्का दोगे यानी कि आप फोर्स लगाओगे और बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उसी डायरेक्शन में चली, उसी दिशा में चली गई, तो आप कहोगे यस यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। नोट डाल के लिख लेना, कार्य धनात्मक कब होगा, कार्य धनात्मक तब होगा जब बल और विस्थापन की दिशा समान होगी या एक ही दिशा होगी। नोट कर लेना कॉपी में, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्लियर, जल्दी से नोट कर लें इस बात को। नाउ देखो यहाँ पर एक उदाहरण भी हमें दिया हुआ है, कंसीडर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है हमारे पास, देखो यहाँ पर, तो हमें और चीजें समझ में आए। जैसे देखो, कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a particular direction. Now a retarding force is applied in the opposite direction. Retarding यानी कि मंदन फोर्स। अब आप एक इमेजिन करो कि मैं किसी ठेले को धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ठेली को धक्का इधर से दे रहा हूँ और उधर दूसरी तरफ से मेरे दोस्त ने धक्का देना शुरू कर दिया। ये एक ठेली है, इधर से मैं धक्का दे रहा हूँ और इधर से मेरे दोस्त ने यहाँ से धक्का देना शुरू कर दिया इस पे, ठीक, मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ और मेरा दोस्त उधर से इस पे धक्का दे रहा है। अब ये बात तो आपको पता है कि जिसकी तरफ से धक्का ज्यादा लग रहा होगा बॉडी उधर की तरफ ही जाएगी। आप चाहें तो आप जहां पर टेबल पे बैठे हैं या आप कहीं पर हैं तो अपनी चेयर में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं कि अपने दोस्त की तरफ से बोलना मेरे बैग को उधर से धक्का दे और तुम बैग को इधर से धक्का देना, दोनों एक तरफ से, उधर से आपका दोस्त धक्का देगा, इधर से आप धक्का दो। अब जब आप एक दूसरे उस बैग को धक्का दे रहे हो तो आप इमेजिन करो कि जो ज्यादा धक्का देगा, फील भी हो सकता है करके देखना, जो ज्यादा धक्का देगा ये वस्तु उसी की साइड तो जाएगी। अगर मैंने यहाँ से ज्यादा जान लगा दी एकदम से तो ये बैग उधर चला जाएगा और एकदम से मेरे दोस्त ने ज्यादा जान लगा दी तो बैग मेरी तरफ आ जाएगा, जबकि मैं तो फोर्स लगा ही रहा हूं, मैं तो बल लगा ही रहा हूं। अब इससे क्या समझे, इससे आप ये समझे कि मेरे बल की दिशा किधर थी, इधर की तरफ थी, और मेरे दोस्त के बल की दिशा किधर थी, इधर की तरफ थी। यानी कि बल दोनों तरफ से लग रहा था, बल दोनों तरफ से लग रहा था, बल दोनों तरफ से लग रहा था, फोर्स दोनों साइड से लग रहा था, लेकिन फिर भी ये बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गई। मतलब मैंने ज्यादा जोर लगा दिया, इन शॉर्ट। अब मैंने ज्यादा जोर लगाया तो वो बैग कहाँ जाएगा, मेरे दोस्त की तरफ, लेकिन दोस्त ने भी तो फोर्स लगाया था ना, दोस्त भी तो बल लगा रहा था, भले दोस्त का लगाया हुआ बल कम था। तो क्या देखा गया, देखा ये गया कि यहां पर वस्तु पर दो बल लग रहे थे, एक मेरे थ्रू और एक मेरे दोस्त के द्वारा। मेरा बल ज्यादा था जिसके कारण ये बॉडी कहां सरक गई, इधर की तरफ। तो मेरा बल कैसा बल होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने फोर्स लगाया तो वो बॉडी उधर की तरफ ही चली, वो वस्तु उधर की तरफ ही चली। तो मेरे द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स है जिसके कारण वो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया था वो धनात्मक है, क्योंकि मैं बल लगा रहा था, वस्तु उधर ही जा रही थी। परंतु दोस्त भी तो फोर्स लगा रहा था, पर दोस्त ने इधर फोर्स लगाया लेकिन वस्तु तो उसका उल्टा चली आई। देखो, दोस्त इधर फोर्स लगा रहा है और वस्तु उसका उल्टा चली आई। यानी कि जब विस्थापन और बल विपरीत दिशा में हो, यानी कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। उस समय हम कहेंगे जो कार्य है वो एक ऋणात्मक कार्य है। तो ऋणात्मक कार्य कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, उसकी एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है कि जब आप वर्क फोर्स लगाएं
और डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट हो, यानी कि आप बल लगाएं लेकिन विस्थापन उसके विपरीत दिशा में, विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो। ये बात ध्यान रखना, बल तो लगा रहा हूं लेकिन बॉडी इधर ना जाने की वजह पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ऐसा जादू नहीं हो रहा है, ये मत सोचना कि जादू हो रहा है। ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स, कुछ फोर्स होते हैं जो अपोजिट वर्क करता है, उनकी हम बात भी करेंगे। तो ये बात याद रखना। तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कार्य हमेशा तब होगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो रहे हों। और धनात्मक कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में हो रहे हैं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव वर्क डन। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में हो, तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, छोटी सी काम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बल की दिशा नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम इसको धनात्मक और ऋणात्मक कब बोलेंगे, बल की दिशा देखकर। तो जब बल और विस्थापन, एस का मतलब विस्थापन है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की दिशा सेम है, एरो दोनों के सेम है, तो पॉजिटिव वर्क। कैसा वर्क, पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक कार्य हो जाएगा। कैसा कार्य, धनात्मक कार्य। लेकिन जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत, तो नेगेटिव वर्क होता है, माइनस वर्क होता है। ये छोटी छोटी कंडीशन आपको याद रखनी है, नोट भी कर सकते हैं। तो इस केस में पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन समान दिशा में है, और जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक कार्य। तो नोट कर लेते फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट हो तो हाथ भी खड़ा कर सकता है, उठा ले अपना हाथ। किसी को क्लियर है यहां तक बातें? किसी को कोई डाउट नहीं आया ना तो फिर मुझे डाउट आ जाएगा, मैं पूछूंगा फिर सवाल, ठीक है। चलो ठीक है, अपने जो भी डाउट्स है उन्हें नोट कर लेना, और जिसको पूछना होगा वो पूछ लेना मुझसे, मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है, फिर से पूछ लूंगा, तो उसे कॉपी के पीछे नोट कर लिया करो डाउट जो भी रहता है। चलिए, तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, धनात्मक कार्य कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, यानी कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक कार्य, और जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो यानी कि विपरीत हो तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, इसी तरीके से किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक छोटा सा पॉइंट, और इस बात को हम नोट भी कर लें अच्छे से, बट यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा मैं इसको एनहेंस कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वर्क डन इज नेगेटिव, कार्य कब ऋणात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, जब बल 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 फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन हमेशा तभी नेगेटिव होगा, कार्य हमेशा तभी ऋणात्मक होगा जब 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 हमारा, कह सकते हैं, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, सो हम कहेंगे कार्य कार्य ऋणात्मक होगा जब बल, यहीं पे ये भी लिखा है तो हम नोट पॉइंट को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। और जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। फटाफट से इसे भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक छोटा सा सूत्र याद रखिएगा, वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही रखा होगा, वजन, वेट का जो सूत्र होता है, वेट का क्या फॉर्मूला होता है। तो वेट जो होता है, जो वजन होता है, वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि mg। तो ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, किसी वस्तु को आप जमीन से ऊपर की तरफ उठा के ले जा रहे हो, यानी कि आपने नीचे से कोई सामान रखा है ऐसे, ठीक है, नीचे से यानी कि धरती से ऊपर की तरफ, अब चाहे पहले माले पे ले जाओ, दूसरे माले में ले जाओ, या सर के ऊपर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम किसी सामान को यूं भी रखेंगे तो वो जो वजन लगेगा वो वेट होता है। क्या होता है, वेट।
और वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो वेट का जो सूत्र होता है, नोट कर लेंगे कॉपी में, वजन का जो सूत्र होता है वो होता है m इंटू जी। m यहाँ पर द्रव्यमान होता है, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि m का मतलब है मास और g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मैं मतलब g तो आपको पता ही होगा, g को क्या कहते हैं। g की वैल्यू आप सभी ने पढ़ी भी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अगर किसी वस्तु का आपको द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि अगर किसी वस्तु का आपको मास दे रखा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका वेट निकाल सकते हैं, वजन निकाल सकते हैं m इंटू जी से। पर सर आप यहाँ पर वेट क्यों बता रहे हैं? इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि कई बार क्या होगा ना, कोई द्रव्यमान आप जमीन से उठा के ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपसे बल निकालने को कहेगा, फोर्स निकालने को कहेगा। सो फोर्स कैसे निकाला जाएगा? जब आप m और g को मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान से मेरी बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, m का मान तो दे रखा होगा, g का मान याद करना है, नहीं तो m मत लगा देना। बहुत अच्छे से हमें पता है वजन अलग चीज होती है और द्रव्यमान अलग चीज होती है, ठीक है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी, मात्रा प्रेजेंट है, किसी वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में कोई चीज है, उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। और वजन होता है वो कितना भारी है। भारी कब देखा जाएगा? जब उसके साथ जी एक्ट करता है, जी, छोटा जी, ठीक है। तो वजन का फॉर्मूला mg होता है। तो अगर मैं किसी वस्तु को जमीन से लेके कहीं लेके जा रहा हूं, यानी कि मैं किसी बॉडी को उठाया और लेके पहुंच गया तीसरे माले पे, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने यही तो पढ़ा, कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब बल क्या होता है? बल हमने पढ़ा mg होता है। तो जब हम किसी वस्तु को कहीं एक छोटे से पॉइंट में, या फिर हम कह सकते हैं किसी हाइट पे लेके जाते हैं, हाइट, ऊंचाई पे लेके जाते हैं, तो उस केस में जो बल होता है वो mg होता है, और ऊंचाई के केस में जो हाइट होती है वो h होता है। अब आप खुद सोचिए, किसी ऊंचाई पे जब मैं इसको लेके गया तो विस्थापन कितनी हुई? h यहाँ पर विस्थापन हुई है। तो हमारे पास कार्य हो जाएगा mgh, ये हमारे पास कार्य है। सर ये mgh कैसे हुआ? तो आप गौर करें, mg को ही तो मैंने बल कहा, तो बल गुणा विस्थापन ही तो कार्य होता है। तो याद रखना, जब किसी बॉडी को आप ऊंचाई पर लेके जा रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग अ बॉडी टू सम हाइट, सो द वर्क डन विल बी mgh। और इसे कई बार हम यूं भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कार्य कारण कितना कार्य हुआ है, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतना ही होता है। तो याद रखना, जब किसी वस्तु को नीचे जमीन से आप कहाँ लेके गए हो, एक ऊंचाई पे लेके गए हो, किसी हाइट पे लेके गए हो, या आपने कोई सामान उठा के अपने सर पे रख लिया, तो ग्रेविटी द्वारा कितना कार्य हुआ, गुरुत्वाकर्षण द्वारा कितना वर्क डन हुआ, कार्य हुआ, mgh। इस फॉर्मूले को नोट कर लें। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है बट याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक पोर्टर है, जो पोर्टर, पोर्टर क्या होता है? कूली, ठीक है। पोर्टर का मतलब कूली होता है, कूली, कूली होता है ना जो सामान रखता है सर पे और लेके जाता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे हमें मिलता है कूली, कूली को पोर्टर कहते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 किलो फ्रॉम अ ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। क्या कह रहा है? एक कूली ने एक लगेज, एक बैग उठाया, और एक बैग उठाया जो कितने किलो का है? 15 किलो का है। कहां से उठाया? जमीन से। जमीन से अपने सर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर रख दिया उसने, ठीक है। अपने सिर पे उस सामान को रख दिया। अब उसका सिर कितना है? 1.5 मीटर, यानी कि वो 1.5 मीटर उसकी लंबाई है। उसने जमीन से उठाया वो वजन और अपने सर पे रख दिया। तो हमें क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट दे दिया। भाई कितना उठाया होगा सामान? 1.5 मीटर सामान उठाया होगा। हमसे पूछा है कैलकुलेट वर्क डन, कार्य निकालो जितना उसने उस लगेज को उठाने में लगाया होगा। तो द्रव्यमान कितना दे दिया हमें? 15 किलो। जी का मान कितना होता है सर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन कितनी हो रखी है? 1.5 मीटर। हमें कार्य निकालना है, तो कार्य का सूत्र होता है mgh, यही तो होता है। तो m की जगह रखेंगे 15, g की जगह रखेंगे 9.8 और h की जगह रखेंगे 1.5, बस काम खत्म। क्या करने वाले? पॉइंट हटाएंगे, एक 10 नीचे आ जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे, एक 10 नीचे आ जाएगा। किससे काट लेंगे? 5 से। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 98 है, 98, देखो 98 है, 98 और 3 तिया कितना होता है? 9। तो 98 इंटू 9 बाय कितना बच गया नीचे? 2 टू 4। तो जब 98 इंटू 9 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 225। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि जी का मान अगर आपको 10 लेना है,
अगर क्वेश्चन में कहता है जी का मान 10 लो, तो जी का मान 10 लेना, क्योंकि 9.8 लगभग लगभग 10 के बराबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला 10 लो, तो फिर आपको 9.8 ही लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9.8 लिया है। ठीक है, आप 10 भी ले सकते हो, आपका मन, क्योंकि बुक के हिसाब से यहाँ पे 10 दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे तो हमें यहाँ पे 9.8 लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा आंसर यही दे रखा है। तो बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, जी का मान यहाँ पे 10 लेने को बोला है, तो जी का मान 10 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बस कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। तो फॉर्मूला होता है सर MGH। एम का मान आपने बोला 15, जी का मान 10 लेने को बोला, तो 10 ले लेते हैं। एच का मान 1.5, पॉइंट हटाओ, एक 10 आएगा, 10 से 10 उड़ गया, और 15 गुणा 15 कितना होता है, तो 15 गुणा 15 होता है 225। क्योंकि आपने क्या निकाला, कार्य, तो इकाई होगी जूल। ध्यान से बात समझना, इकाई लिखनी आवश्यक है, इकाइयों के भी नंबर कटते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें फटाफट इसे, एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कब कह सकते हैं कि कार्य हुआ है, हम कब ये कह सकते हैं कि कोई कार्य हुआ है। तो हमेशा कार्य तभी कह सकते हैं, हम कब कह सकते हैं कि कार्य हुआ है, हम कब कह सकते हैं कार्य हुआ है। तो हमेशा कार्य कब होगा, कार्य तभी होगा व्हेन वी कैन से दैट वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, किसी वस्तु पर बल लगे और उस बल के कारण क्या हो, विस्थापन हो। यानी कि वी कैन से दैट द वर्क हैज बीन डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से समझना मेरी बात को। वी कैन से द वर्क हैज बीन डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। हम कब कह सकते हैं कि कार्य हुआ है, जब आप बल लगाएं और बल के कारण क्या हो, विस्थापन आ जाए। यानी कि जब आप बल लगाएंगे और बल के कारण विस्थापन आ जाएगा तो हम कहेंगे कार्य हुआ है, अदरवाइज कोई कार्य नहीं हुआ है। देखो मैंने इतनी गौर से और इतनी ज्यादा डिटेल में तुम्हें एक ही बार चीजें रिपीट कर रहा हूं जिससे याद हो जाए। जब हम बल लगाएं और कुछ विस्थापन हो जाए तो कार्य हुआ है, जब हम बल लगा रहे हो, विस्थापन नहीं हो रहा, तो कार्य भी नहीं हो रहा। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो जब हम कब कहेंगे कार्य हुआ है, कार्य तभी कहेंगे जब बल हो और बल के कारण क्या हो, विस्थापन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। जब भी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन बोले, यानी कि आपसे संबंध पूछ रहा है, कि एक संबंध लिखिए कि आपने कोई बल लगाया और उस बल के कारण विस्थापना हुई, तो बताओ क्या संबंध होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो संबंध होगा F इंटू एस, है ना। वो संबंध क्या होगा हमारे पास, हमारा संबंध होगा F इंटू एस, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये है वो संबंध। नोट कर ले फटाफट से। तो कार्य कब हुआ होगा, कार्य हुआ होगा यानी कि वर्क डन हैज बीन डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस। कार्य कब हुआ होगा, जब आप बल लगाएंगे और बल के कारण विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, नाउ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि उसका एक्सप्रेशन क्या है। सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा विस्थापन। नाउ एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इस फोर्स की यूनिट की बात करूं, अगर मैं इस फोर्स की इकाई की बात करूं, तो फोर्स की इकाई सभी को पता है न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो इस न्यूटन मीटर को ही तो जूल कहा जाता है ना। तो इस न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन हमारा वही कह रहा है, डिफाइन 1 जूल, एक जूल को परिभाषित करें। डिफाइन 1 जूल, एक जूल को परिभाषित करें। तो कैसे करेंगे एक जूल को परिभाषित, भाई किसी भी चीज को एक बनाना है, एक बनाने के लिए क्या किया जाएगा, देखो बल का सूत्र लिखेंगे हम, बल का सूत्र लिखेंगे, मतलब कार्य का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, कार्य का सूत्र लिखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, फोर्स कह लो 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मान लो 1 मीटर, तो कार्य कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन
गुणा 1 मीटर, और 1 गुणा 1 होता है न्यूटन मीटर, और इसी को तो हम 1 जूल कहते हैं। यानी कि जब 1 न्यूटन का बल लगे जिसके कारण बॉडी सिर्फ 1 मीटर ही डिस्प्लेस हो, हम कहेंगे वर्क डन इज 1 जूल। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और जिसके कारण बॉडी कितना डिस्प्लेस हो जाए, 1 मीटर, तो हम कहेंगे वर्क डन इज 1 जूल। सो यहाँ पर नोट पॉइंट डाल के इसे लिख लेना, when 1 newton of force is applied on the body and the body displaces by a distance of 1 meter. When 1 newton of force applied on a body and body displaces 1 meter, hence it's said to be 1 joule of work has been done. यानी कि जब 1 न्यूटन का बल लगे जिसके कारण वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, तो हम कहेंगे 1 जूल का कार्य हुआ है। ठीक है, तो 1 जूल कार्य कब होगा, जब 1 न्यूटन का बल लगे जिससे 1 मीटर विस्थापन आ जाए, तो हम कहेंगे जो कार्य है वो 1 जूल है। ठीक है, तो इसे नोट कर ले फटाफट से। ठीक, तो चलिए अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन, यानी कि 2 बैल थे और इन दोनों के दोनों बैलों ने 140 न्यूटन का क्या लगाया, बल लगाया। द फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, और जो फील्ड प्लग हुआ, प्लग यानी कि जिस खेत को इन्होंने, जिस पे ये हल लगाया गया है वो 15 मीटर लंबा खेत है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, इस पूरे फील्ड को, इस पूरे खेत को जब हमने हल लगाया होगा तो कितना कार्य हुआ होगा। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है हिंट। हर क्वेश्चन के पीछे एक हिंट छुपी होती है, जैसे कि यहाँ पर हिंट हमें मिल रही है यूनिट्स। तो अ पेयर ऑफ बुलक्स यानी कि बैलों के 2 समूह ने या फिर जोड़े ने एक बल लगाया, बल, और बल कितना लगाया, 140 न्यूटन, यानी कि फोर्स हमें दे दिया, फोर्स कितना दे दिया हम लोगों को, 140 न्यूटन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बल कितना दे दिया हमें, 140 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर हमें फोर्स दे दिया 140 न्यूटन। ठीक, और आगे क्या बोला है, द फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो लंबाई है इस पूरे के पूरे खेत की वो 15 मीटर है। कैसे पहचानोगे, इकाइयों से पहचानोगे, यूनिट से पहचानोगे। ठीक है, अब आपको बोला है कितना कार्य हुआ है, कार्य, तो कार्य कौन बताएगा, अब जल्दी से आप बताओ कौन बताएगा मुझे कार्य। देखो मैंने सारी हिंट आपको बता दी, अब कार्य कौन बताएगा, कोई बताएगा कार्य कितना हुआ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 140 और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है 15, इसे गुणा कर लेना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। बैठ जाओ दोनों के दोनों, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में जिसमें हम अब ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।